केवल मानवीय मदद पहुंचाने की यात्रा नहीं, बल्कि सत्ता के अनैतिक गठबंधनों का प्रतिरोध है। फ्लोटिला गजा में मारे जा रहे लोगों के खिलाफ भूमध्य सागर के नीले जल में इंसानी नैतिक बल का शानदार इतिहास लिखने निकल पड़ी है। असंख्य साल से धरती पर मौजूद सागर की इन लहरों को भी जुनून वाले ऐसे लोगों का जलवा देखने का मौका पहली बार मिला होगा। ठीक ऐसा ही इतिहास असंख्य वर्षों से मौजूद इसी धरती पर एक शख्स ने लिखा। 78 साल पहले महात्मा गांधी ने। कोलकाता, नोआखली और बिहार के दंगों के बीच गांधी का जाना, दोनों समुदाय के गुस्से का सामना करना, लेकिन उन्हें अंत तक समझाते रहना अहिंसा और साहस का अद्भुत प्रयोग माना जाता है। गांधी देख रहे थे कि हिंसा की लपटें फैल चुकी हैं, उनकी अहिंसा का कोई वारिस नहीं। इसके बाद भी वे अकेले उठते हैं, पगडंडियों पर चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके पत्थरों का सामना करते हैं, हिंसा रोक देते हैं। गांधी उसी अहिंसा में यकीन दोहराते हैं और सफल होकर दिखा देते हैं। अकेले दम पर दंगों को रोक देते हैं। अद्भुत प्रयोग था। यह भी अद्भुत प्रयोग है फ्लोटिला नाम से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग हमारे समय की वास्को द गामा, कोलंबस, इब्न बतूता, जेम्स कुक है। इन सब की यात्राओं ने दुनिया के देशों की खोज की, उनके अलग अलग किस्से दर्ज किए। लेकिन ग्रेटा और उसके साथी दुनिया में खो चुकी नैतिक शक्ति की फिर से तलाश करने निकल पड़े हैं। इसके साहस की तुलना आप जॉन ऑफ आर्क से कर सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कर सकते हैं, डॉक्टर कोटनिस से कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में जाकर इंसानियत के लिए अपने भीतर के डर को खत्म कर देने वाले इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ अंश ग्रेटा में दिखता है। इस्राइल के सनकीपन के सामने वो गांधी की तरह खड़ी हो गई है। गांधी नोआखली की तरफ रवाना हुए थे, ग्रेटा और उसके साथी गजा की तरफ चल पड़े हैं। जून में भी ग्रेटा और उनके साथी एक नाव लेकर गजा की ओर निकले, मगर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। एक दिन के लिए इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में रखा गया और फिर फ्रांस रवाना कर दिया गया। उस समय उनकी नाव को इस्राइल ने सेल्फी यॉट कहा था। इस बार जब ग्रेटा से पूछा गया क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो उन्होंने कह दिया पब्लिसिटी करने के लिए कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। यह भी कम बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बार ग्रेटा अकेली नहीं, उसके साथ साथियों का लंबा काफिला है। जैसे जैसे नावें गजा के करीब पहुंच रही हैं, सब मौत का सामना करने के इरादों को बार बार दोहरा रहे हैं। दुनिया से कह रहे हैं कोई बंदूक, कोई बम उनके हौसलों को मिटा नहीं सकता। अगस्त के महीने में जब ग्रेटा ने गजा के लिए यात्रा शुरू की, तब इस्राइल की तरफ से खबर आई कि ग्रेटा को इस बार गिरफ्तार किया जा सकता है, आतंकवादियों की तरह हिरासत में लिया जा सकता है। ग्रेटा ऐलान किए जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी ऐलान किया करते थे, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। ग्रेटा कह रही हैं मुझे इस्राइल से डर नहीं लगता, मुझे एक ऐसी दुनिया से डर लगता है जिसकी मानवीयता खत्म हो चुकी है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश है कि आज भी कुछ मानवता बची हुई है। आज भी ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं जो सब रास्तों के बंद हो जाने के बाद भी आगे आने के लिए तैयार हैं। जन की ताकत, जनता खुद से भी खड़ी होती है। भारत के गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि विदेशी ताकतों के दम पर दुनिया भर में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। जनता की अंतरात्मा की पुकार भी कोई चीज होती है, उसमें बहुत ताकत होती है। वह जेल से नहीं डरती। फ्लोटिला ने हिंसा का रास्ता नहीं लिया, अहिंसा की ताकत को फिर से स्थापित किया, जो गांधी का रास्ता है। मगर भारत चुप है। उसकी चुप्पी इस वक्त ठीक नहीं। जब आप विश्वगुरु होने का दावा करते हैं तो यह दावा पूर्णिया में ताली बजवाने के लिए नहीं होना चाहिए, न बरेली में डराने के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए खड़े होने वाले देश के रूप में होना चाहिए। आपको याद होगा सीपीएम ने मुंबई में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी, नहीं मिली। जब पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा देशभक्त बनिए, अपने देश के मुद्दों को लेकर बात कीजिए। भारत में सीपीएम लगातार गजा में नरसंहार के खिलाफ बोल रही है, लिख रही है। सीपीएम ने मांग की है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली
भारत सरकार इस्राइल पर नरसंहार रोकने के लिए दबाव बनाए, भारत सरकार नेतन्याहू पर युद्ध के अपराधी होने का मुकदमा चलाने की मांग का समर्थन करे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मसले पर अखबारों में लिखा है। उनके लेख का शीर्षक है भारत की मौन आवाज, फिलिस्तीन के साथ उसका अलगाव। सोनिया गांधी ने इसी बात पर जोर दिया कि 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। उसका यह निर्णय मूल रूप से नैतिकता के आधार पर लिया गया, जो हमारे वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप था। भारत ने आजादी से पहले भी संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन का मुद्दा उठाया और रंगभेदी शासन के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए। अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत उन देशों में एक था जिन्होंने स्वतंत्र अल्जीरिया की आवाज सबसे मजबूती से उठाई और सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में उस निर्णायक संघर्ष को हमेशा याद रखे। 1971 में भी भारत ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोकने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, जिससे आधुनिक बांग्लादेश का उदय हुआ। जब अधिकांश विश्व वियतनाम में हो रहे रक्तपात को मूक दर्शक बनकर देख रहा था, तब भारत ने नैतिकता की आवाज उठाई, शांति स्थापना की मांग बुलंद की और वियतनामी लोगों के खिलाफ हो रही विदेशी क्रूरता का विरोध किया। भारत 1974 में उन पहले देशों में एक था जिन्होंने पीएलओ को मान्यता दी। भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान का समर्थन किया ताकि इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिले और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी पा सकें। तो भारत की वह नैतिक शक्ति कहां है जिसके दम पर भारत दुनिया भर के देशों में स्वतंत्रता और इंसानी गरिमा के लिए आवाज उठाता है? आज फिलिस्तीन को लेकर भारत की प्रतिक्रिया इतनी दबी सहमी क्यों है? क्यों नहीं भारत फ्लोटिला के नाविकों की तरह खुलकर नरसंहार के खिलाफ बोल रहा है? लद्दाख में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और उनकी रक्षा के लिए जनता आंदोलन करती है, तो उनके आंदोलन में विदेशी हाथ का आरोप लगाया जाता है। अपने ही नागरिक को देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन विदेशों में जनता नरसंहार और नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उसमें किस देश का हाथ है? सरकार यही बता दे। क्या फ्लोटिला जनता की अंतरात्मा से निकला आंदोलन नहीं है जिसकी आवाज सुनने से भारत की सरकार इनकार कर रही है? सोनिया गांधी ने लिखा है, यह इस बात का संकेत है कि आधुनिक विश्व में चुप्पी का मतलब तटस्थता नहीं बल्कि मिलीभगत है। और यहां भारत की आवाज जो कभी स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए इतनी अडिग थी, अब स्पष्ट रूप से मौन है। मोदी सरकार की प्रतिक्रिया गहरी खामोशी और मानवता व नैतिकता दोनों के त्याग को प्रतिबिंबित कर रही है। ऐसा लगता है कि भारत की कार्रवाई भारत के संवैधानिक मूल्यों या देश के सामरिक हितों के बजाय इस्राएली प्रधानमंत्री और श्री मोदी के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित है। इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीति को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता और ना यह भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक हो सकता है। इस्राएल की शक्ति नैतिकता से वंचित हो चुकी है। उसमें क्रूरता का भंडार जरूर है। आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार को सही ठहराने के तर्कों का दंभ है, लेकिन वह करुणा नहीं जिसके बगैर इंसानियत खोखली नजर आती है। फ्लोटिला के नाविकों को भले रोक दिया जाए, लेकिन गजा के तट के करीब पहुंच जाना उस पब्लिक के फिर से जिंदा होने का प्रमाण है जिसके खत्म होने का ऐलान कर दिया गया था। एक दिन ऐसा आएगा जब अंतरात्माओं की लहरों पर ऐसी असंख्य नावें सवार हो उठेंगी और लोग नाइंसाफी के विरोध में समंदर बन जाएंगे। तब इस्राएल या किसी भी देश के लिए नरसंहार के पक्ष में चुप रहना या खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने देश के लोग फ्लोटिला के नाविकों के साथ हैं, समंदर के किनारे आकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर लोग नावों में बैठे हैं। क्या यह इस वक्त की सबसे सुंदर कविता नहीं है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।